हेलो एवरीवन, ईदू इन्फॉर्मेट में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे आरएससी। इसके 2 लेक्चर आएंगे, तो आज का लेक्चर जो होगा फर्स्ट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं तो हम मेरे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, तो हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सी इसका राइट हो जाएगा। कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो हो जाएगा फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ये इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम अ डैश इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, तो हो जाएगा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बी इसका राइट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, तो ये सही है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन व्हेन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज बॉडी, तो ये क्या होगा? डू नॉट मूव एक्चुअली। ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड्स द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू रेडिएशन, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। In case of liquids and gases, the heat transfer takes place according to convection, B इसका राइट हो जाएगा। The heat of sun reaches to us according to, तो ये रेडिएशन के माध्यम से आता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The transfer of heat by molecular collision is known as, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मॉलिकुलर कोलिजन इज अ स्मॉलेस्ट इन, तो होता है, इसको आपको आंसर देना है कमेंट में। ठीक है। देखिए आगे। द हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन, तो ये हो जाएगा बॉयलर फर्नेसेस। आगे देखिए। द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ अ थर्मोस फ्लास्क इन अ इवैक्यूएटेड बिकॉज वैक्यूम इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट, तो हो जाएगा बैड। ठीक है। आगे देखिए। द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोला गया फ्यूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इस तरह होता है Q इज इक्वल टू K इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी ये इसका राइट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी बाई कंडक्शन इज, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका ए भी सही है, बी भी, सी, और इसका ऑल ऑफ दीज एबव हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज, तो इसको ये हो जाएगा, इसका ए भी हो जाएगा और बी भी, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इन एसआई यूनिट इज, तो देखिए इसका जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, यानी ये भी होगा, और वाट पर एम के। ठीक है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा राइट। देखिए अगला। द एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर वाटर एट 20 डिग्री सी सैचुरेट इज अबाउट 0.51, तो ये सही हो जाएगा, ट्रू। देखिए अगला। द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी इज Q इज इक्वल टू K A इंटू T1 माइनस T2 बाई एक्स, द टर्म x बाई के ए इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मल रजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज यूज्ड इन
प्रॉब्लम ऑफ, तो ये किस में यूज होता है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, तो होता है WM²K, ये इसका राइट हो जाएगा। फिल्म कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी टू द इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ लिक्विड, ये इसका राइट हो जाएगा। ये देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आगे देखिए थर्मल डिविजिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस गिवन बाय, तो ये होता है H = K/ρS, यानी ये इसका राइट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है इज, तो होता है M²/H होता है, ठीक है, C इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला बोला गया है फ्यूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन गिव्स द हीट फ्लो फॉर, तो 1 डायमेंशनल केसेस ओनली, ठीक है, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। आगे देखिए द थर्मल डिविजिबिलिटी फॉर गैसेस इज जनरली डैश दोज ऑफ फॉर लिक्विड्स, तो हो जाएगा ग्रेटर देन। द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी फॉर सॉलिड्स इज जनरली लेस देन दोज फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए द थर्मल डिविजिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज, तो इस सब हो जाएगा ऑल। थर्मल डिविजिबिलिटी इज तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। द लोवेस्ट थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज ऑफ, तो ये होता है रबर का सबसे कम होता है। द हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज ऑफ, तो ये होता है लीड का सबसे ज़्यादा होता है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, तो क्या होता है एडेड इंसुलेशन विल इंक्रीज हीट लॉस, ये इसका राइट हो जाएगा। द क्रिटिकल रेडियस इज द इंसुलेशन रेडियस एट विच द रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो इज, तो हो जाएगा मिनिमम। द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ स्फीयर इज, तो 2K/H0 हो जाएगा। आगे देखिए द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी कॉज्ड बाय टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्री कन्वेक्शन फ्लो डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी भी डिपेंड करता है, अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर भी और ग्रेविटेशनल फोर्स पर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं। इन अ हीट एक्सचेंजर विद वन फ्लूइड इवेपोरेटिंग और कंडेंसिंग द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इज लिस्ट इन, तो हो जाएगा पैरेलल फ्लो में भी होता है, काउंटर फ्लो में और क्रॉस फ्लो, यानी इसका राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखिए बोला गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इसमें गलत है उसको छाटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल्स इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगला देखिए द रेशियो ऑफ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं बायोट नंबर बोलते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन टू डेट बाय कंडक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं नसेल्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इन फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इज गवर्नड बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द, ये हो जाएगा प्रेंडेट नंबर एंड ग्रेसॉफ्स नंबर, यानी D इसका राइट हो जाएगा। देखिए द थिकनेस ऑफ थर्मल एंड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल इफ प्रेंडेट नंबर इज, तो क्या होता है ये होता है इक्वल टू 1, ठीक है। द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर टू द थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू प्रेंडेट नंबर वेयर n इज इक्वल टू क्या होता है, तो -1/3 होता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, तो किसका होता है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय, तो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है
रो बी एल बाई म्यू, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रेग्नेंट नंबर इज गिवन बाई पी एन इज इक्वल टू म्यू सी पी बाई के, तो यह सही है, ठीक है। नसेल्ट नंबर इज गिवन बाई, तो होता है एन एन इज इक्वल टू एच एल बाई के, यानी ये इसका राइट हो जाएगा। देखिए द रेशियो ऑफ नसेल्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेग्नेंट नंबर इज इक्वल टू, तो होता है स्टैंटन नंबर होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेग्नेंट नंबर इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, पिकलेट नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डैश अ मीडियम, तो जगह डज नॉट रिक्वायर, ठीक है। और इसमें इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, वो भी हम इसमें इंक्लूड किए हैं, तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखिए अगला है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द, तो किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द बॉडी, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आगे देखें। द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच, तो ये हो जाएगा एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएशन ऑफ ऑल वेव्स लेंथ फॉलिंग ऑन इट, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इफ द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस फॉर वेव लेंथ lying between lambda and lambda plus d lambda is represented by e lambda into d lambda, then e lambda is equal to, इसको क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर बोलते हैं, ठीक है। इफ इन अ ब्लैक बॉडी ऑल रेडिएशंस आर रिजेक्टेड, तो गलत हो जाएगा, फॉल्स। द रेशियो ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द हीट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं। आगे देखिए द एमिसिविटी ऑफ अ पॉलिश्ड सिल्वर बॉडी इज डैश एज कम्पेयर टू ब्लैक बॉडी, तो यही वेरी लो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द एमिसिविटी फॉर अ ब्लैक बॉडी इज, तो कितना होता है, 1 होता है। एन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स विद एमिसिविटीज E1 एंड E2, the interchange factor for radiation from surface 1 to surface 2 is given by, तो क्या होता है, E1 plus E2 अपॉन E1 plus E2 माइनस E1 E2, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। when alpha is absorptivity, rho is reflectivity and tau is transmittivity, then for a diatherminous body, तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1 एंड टाउ इज इक्वल टू 0, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ब्लैक रेडिएशन भी बोलते हैं, फुल रेडिएशन भी बोलते हैं, टोटल रेडिएशन, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। द इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट, तो सभी पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑल बॉडीज इज द सेम एंड इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज नोन है, तो इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डैश फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चलिए आगे देखते हैं। वेन, देखिए यहाँ पर बोला गया वेन्स लॉ स्टेट्स दैट द वेव लेंथ करस्पॉन्डिंग टू डैश इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगा। चलिए आगे देखिए द वैल्यू ऑफ द वेव लेंथ फॉर मैक्सिमम इमिसिव पावर इज गिवन बाय, तो वेन्स लॉ, इसका आंसर सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो हो जाएगा फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द यूनिट ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज, तो इसका यूनिट क्या होता है, तो वाट पर एम स्क्वायर के पावर 4, सी इसका राइट हो जाएगा। द एक्सप्रेशन क्यू इज इक्वल टू रो ए टी के पावर 4 इज इक्वल, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेफन बोल्ट्जमान इक्वेशन बोलते हैं। स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ
इज अप्लीकेबल फॉर हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, तो ये गलत है। प्लैंक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर ऑल कलर्ड बॉडीज, तो ये सही होगा। चलिए आगे बढ़िए। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, तो सही हो जाएगा, ट्रू है। द कोफिशिएंट द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, तो क्या होता है एक्चुअल COP अपन थियोरेटिकल COP, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज डैश 1, तो ग्रेटर देन होता है, ठीक है। ए 1 टन रेफ्रिजरेटिंग मशीन मीन्स डेट, तो क्या हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। 1 ton of ice when melts from and at 0 degree C in 24 hours, the refrigeration effect is equivalent to 210 kilojoule per minute। देखिए आगे, the coefficient of performance of a Carnot refrigerator in winter will be dash as compared to COP in summer, तो इसका हायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, हो जाएगा इसका क्या होता है 3.5 अपॉन COP, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज डैश एज कम्पेयर टू अ डोमेस्टिक एयर कंडीशनर, तो हो जाएगा लेस, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ, तो होता है 0.1 to 0.3 TR। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज फिक्स्ड देन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो लोअरिंग द हायर टेम्परेचर, इसका आंसर हो जाएगा। एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन, तो किस पे वर्क करता है, तो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर भी होगा और ये बेल कोलमैन साइकिल भी, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बेल कोलमैन साइकिल इज, तो ये रिवर्स जूल साइकिल, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन, तो गैस लिक्विफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज, तो होता है T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज डैश हीट एब्जॉर्ब, तो ये ग्रेटर देन होगा। चलिए आगे देखिए। द COP ऑफ हीट पंप वर्किंग ऑन अ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज, तो हो जाएगा T2 अपॉन T2 माइनस T1, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन एयर कंडीशनिंग ऑफ एरोप्लेन्स यूजिंग एयर एज ए रेफ्रिजरेंट द साइकिल इज, तो इसका हो जाएगा रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल। ए बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन डेंस एयर सिस्टम एज कम्पेयर टू ओपन एयर सिस्टम फॉर द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डैश पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो लोअर हो जाएगा। देखिए आगे, इन a reversed Brayton cycle the heat is absorbed by the air during, तो हो जाएगा constant pressure expansion process, डी इसका राइट हो जाएगा। इन एयर क्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड बिकॉज ऑफ, तो लोअर वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। एन ऑर्डिनरी पैसेंजर एयरक्राफ्ट रिक्वायर्स अ कूलिंग सिस्टम ऑफ कैपेसिटी, तो इसका 8 TR होता है, ठीक है। ए सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम इज गुड फॉर डैश फ्लाइट स्पीड, तो लो होगा इसका आंसर। ए बूट स्टेप एयर कूलिंग सिस्टम है, तो यह होता है 2 हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है। द एयर कूलिंग सिस्टम मोस्टली यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट इज, तो बूट स्टेप एयर कूलिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन अ बूट स्टेप एयर इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम द इवापोरेटर इज प्रोवाइडेड, तो किसके किसी बीच में होता है, द बिटवीन द सेकेंड हीट एक्सचेंजर एंड कूलिंग टर्बाइन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर कूलिंग सिस्टम है, तो हो जाएगा इसका 2 कूलिंग टर्बाइंस एंड 1 हीट एक्सचेंजर, सी इसका राइट हो जाएगा।
द कूलिंग सिस्टम यूज्ड फॉर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स इज, तो हो जाएगा रिजेनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम, डी इसका राइट हो जाएगा। वाइल डिजाइनिंग द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट द प्राइम कंसिडरेशन इज दैट द, तो इसका हो जाएगा मास ऑफ द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट इज लो। आगे देखिए, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, सी इसका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन, तो हो जाएगा कंडेंसर। इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन और थ्रोटल वाल्व हो जाएगा हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड, ये इसका राइट हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन और थ्रोटल वाल्व इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज, तो हो जाएगा वेरी वेट वेपर। इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इज, तो हो जाएगा सुपर हीटेड वेपर। चलिए आगे बढ़िए। द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, तो हो जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड। द लोअर टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम अकर्स आफ्टर, तो हो जाएगा इसका इवापोरेशन। डिफ्रॉस्टिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर में बी डन बाय स्टॉपिंग द कंप्रेसर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन कूलिंग कॉइल इन अ रेफ्रिजरेटर, तो इसका राइट हो जाएगा इंक्रीजेज पावर कंजम्पशन। द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व टू द इवापोरेटर, हो जाएगा ये इसका राइट आंसर है। इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ए थ्रोटल वाल्व इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन एक्सपेंडर बिकॉज, इसका राइट आंसर हो जाएगा द पॉजिटिव वर्क इन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुपर हीटेड वेपर रीजन इन अ प्रेशर एंथैल्पी चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेस, तो हो जाएगा बिटवीन द सैचुरेटेड लिक्विड एंड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन, इन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन अ डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इज, तो ये हो जाता है R12। इन ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंडेंसेशन सॉरी फिर से पढ़ते हैं। द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस इज कूल्ड बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर बिफोर थ्रॉटलिंग, द सच प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं सब कूलिंग और अंडर कूलिंग बोलते हैं, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सब कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो हो जाएगा इंक्रीजेस COP। द सुपर हीटिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो डिक्रीजेस COP। द प्रोसेस ऑफ अंडर कूलिंग इज जनरली ब्राउट अबाउट बाई, तो हो जाएगा एनी वन ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। इन ऑर्डर टू collect liquid refrigerant and to prevent it from going to a dash, a device known as accumulator is used at the suction of compressor, तो कंप्रेसर है। ठीक है, तो इसका भी कंप्रेसर हो जाएगा आंसर। ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर यूजेज डैश एज ए रेफ्रिजरेंट, तो यूज होता है इसमें एक्वा अमोनिया। चलिए आगे बढ़िए। इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर ऑफ द वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय, द एब्जॉर्बर जनरेटर एंड लिक्विड पंप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ अमोनिया आफ्टर कंप्रेशन इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, तो इसका टेम्परेचर जो होता है 70 to 110 डिग्री, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, तो इसका हो जाएगा अमोनिया इवापोरेट्स इन हाइड्रोजन,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो हो जाएगा गिब्स क्वाइट ऑपरेशन। द रेफ्रिजरेंट यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन हीट फ्रॉम सोलर कलेक्टर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। तो होता है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, इन एक्वा अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन कंप्लीट रेक्टिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन, तो हो जाएगा कंडेंसर, इन एक्वा अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट्स आर रेस्पेक्टिवली, तो होता है अमोनिया एंड वाटर, इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड अ डैश एब्जॉर्प्शन सिस्टम, तो ये होता है थ्री फ्लूइड। अगर देखिए, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम सो एज टू डैश द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया पासिंग थ्रू द इवापोरेटर, तो हो जाएगा इंक्रीज। द फ्लूइड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर आर, तो यूज होता है अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर द फ्लूइड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर आर, तो यूज होता है अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन, पिछले भी बता चुका हूँ। इन लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो हो जाएगा वाटर इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड यूज एज एब्जॉर्बेंट, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो इसमें सही सब हो जाएगा। लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए, नहीं इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, तो गुड रेफ्रिजरेंट के क्या होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज, तो इसका हो जाएगा हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो कि लो होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला, द फ्रीओन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स आर, तो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स ग्रुप में आता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये R22 का होता है सबसे कम इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, R11 हैज़ द हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, तो ये सही है। ए रेफ्रिजरेंट विद द हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर इज, तो ये किसका होता है, अमोनिया का होता है। द मटेरियल ऑफ पाइपलाइन फॉर अ सिस्टम यूजिंग फ्रीओन एज ए रेफ्रिजरेंट शुड बी, तो ये कॉपर का होता है पाइपलाइन। चलिए आगे देखते हैं। द लीकेज इन अ रेफ्रिजरेंट सिस्टम यूजिंग फ्रीओन इज डिटेक्टेड बाई, तो हेलाइट टॉर्च के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, द कलर ऑफ द फ्लेम ऑफ हेलाइट टॉर्च इन केस ऑफ लीकेज ऑफ फ्रीओन रेफ्रिजरेंट विल चेंज टू ब्राइट ग्रीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। द लीकेज इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग अमोनिया इज डिटेक्टेड बाई, तो ये सल्फर स्टिक्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट, तो इसका ऑल हो जाएगा। ठीक है, द सल्फर स्टिक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेंट गिव्स वाइट स्मोक, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको इसको बताना है। ठीक है, इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रू फॉल्स का है तो, लेकिन आपको एक बताना है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया कितना होता है, -33.3 डिग्री सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तीन लास्ट का है वह भी इंपॉर्टेंट है। द डैश पॉइंट ऑफ अमोनिया इज -27.7 डिग्री सी, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो -28.3 डिग्री सी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R12, तो इनकरेक्ट हो जाएगा इसका। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डैश इज
-10.5 डिग्री सी, तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, कितना आता है, -75.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R12 इज अबाउट -30 डिग्री सी, ये सही है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो R12 का होता है -30 डिग्री सी होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R12 तो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -135.8, ठीक है। चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। R12 हैज द डैश फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट होता है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल, तो होता है अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो ये कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, नॉन फ्लेमेबल भी होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। R12 इज, तो ये क्या होता है आपको बताना है, ऐसे हम बता देते हैं, ठीक है। ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल। और बी में है ऑफ वाइट कलर एंड कलर ऑर्डरलेस, तो ये दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, तो ये सही हो जाएगा। देखिए अगला, द रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, तो ये होता है R12, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। द एब्जॉर्प्शन वेपर, द रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इन R12, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इन अ लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिस्टम रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इज, तो अमोनिया यूज किया जाता है। द रेफ्रिजरेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स डैश पावर रिक्वायर्ड मीन्स पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हाई ऑपरेटिंग प्रेशर, तो इसका हाई हो जाएगा। द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन स्मॉल टनेज कमर्शियल मशीन्स, इसका कॉस्ट में लिखा गया हार्मेटिकली सील्ड यूनिट्स, तो उसमें यूज किया जाता है, हार्मेटिकली सील्ड यूनिट में यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।